तो हि तदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। कर्णानुयोग ग्रंथराज की जय। प्रश्न 157 से लेते हैं। हाँ आंटी, अवधि ज्ञान वाला। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जिसके विषय की सीमा हो उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का धारक जीव इंद्रियों तथा प्रकाश आदि की सहायता के बिना ही अपने विषय क्षेत्र में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है। सबसे पहले तो अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम चाहिए। हम लोग को क्या है? हम लोग को तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदय है। क्षयोपशम की परिभाषा हम लोग जानते हैं। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उसी का सदअवस्था रूप उपशम और देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से तत् संबंधी चीजों का क्षयोपशम बनता है। यहाँ अवधि ज्ञान की बात है तो हम लोग क्या बोलेंगे? अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, उन्हीं स्पर्धकों का आगामी काल में उदय आने वाले स्पर्धकों का सदअवस्था रूप उपशम तथा अवधि ज्ञानावरण के देशघाती स्पर्धकों के उदय होने से जो अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम अवधि ज्ञानावरण का उदय माना जाता है या अवधि ज्ञानावरण कहते हैं। अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम कहते हैं। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से चूंकि हम लोग जानते हैं कि चार ज्ञान क्षयोपशमिक हैं। केवल ज्ञान क्षयिक है। चारों ही ज्ञान क्षयोपशम पूर्वक होते हैं। क्षयोपशम से क्या मतलब निकलता और कैसे समझे? क्षयोपशम से मतलब निकलता है किसी को ज्यादा किसी को कम। जिसका जैसा क्षयोपशम होता है उसको वैसा ज्ञान होता है। जिसका क्षयोपशम अच्छा रहता है उसका ज्ञान ज्यादा रहता है, जिसका कम रहता है उसको कम होता है। फिर आगे कह रहे हैं द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा। द्रव्य से क्या समझे? द्रव्य से मतलब जो कि मूर्तिक चीज का हो रहा है। द्रव्य से मतलब वस्तु। क्षेत्र का मतलब किलोमीटर आदि, मीटर, किलोमीटर। क्षेत्र का मतलब, काल का मतलब 10 साल पहले की बात, 2 भाव पहले की बात, 4 भाव पहले की बात, 4 भाव आगे की बात, जो भी काल में। और भाव की अपेक्षा कितने पर्याय का ज्ञान, 2 पर्याय का ज्ञान, 1 पर्याय का ज्ञान, 4 पर्याय का ज्ञान या केवल वर्तमान पर्याय का ज्ञान, इसको कह देते हैं भाव। तो इस तरह से कहते हैं चारों के ज्ञान की जिसमें सीमा होती है, ये सीमा रहित नहीं होता है। इसकी सीमा होती है, जैसा जैसा क्षयोपशम होता है वैसा वैसा अवधि ज्ञान होता है। ये अवधि ज्ञान इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान हम लोग जानते हैं इंद्रियों के द्वारा और प्रकाश के निमित्त से होता है। इंद्रियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन घनघोर अंधेरा हो तो आंख कुछ भी नहीं देख पाती है। लेकिन अवधि ज्ञान के लिए न इंद्रियों की जरूरत है न प्रकाश की जरूरत है। लेकिन उसके ज्ञान जितना उसका क्षयोपशम है, उसके उस क्षेत्र के अंदर होने से वो अवधि ज्ञान के द्वारा कुछ बता पाते हैं। अगर उनका विषय क्षेत्र उतनी दूर तक नहीं है तो उतनी दूर के अंदर का पदार्थ नहीं बता पाते हैं। अतः क्या कह दिया? इस ज्ञान के धारक जीव इंद्रियों तथा प्रकाश आदि की सहायता के बिना ही अपने विषय क्षेत्र, उनका जितना विषय है, अवधि ज्ञानी का कई प्रकार के होते हैं, हम आगे जानेंगे। तो जिस अवधि ज्ञान का जितना विषय क्षेत्र है, विषय क्षेत्र मतलब जितने क्षेत्र के अंदर के विषय माने वस्तु, जितने क्षेत्र के अंदर की वस्तु का ज्ञान होगा, उतने क्षेत्र के अंदर की वस्तु, उतने क्षेत्र के अंदर जो वस्तु स्थित रहेगी
ऐसे रूप स्थित रूपी पदार्थ को, मूर्तिक पदार्थ को, रूपी मतलब मूर्तिक पदार्थ को जानता है। अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं। भव प्रत्यय, जो भव के निमित्त से होता है उसे भव प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। यानी भव ही जिसमें कारण हो। कोई भी कितना भी पापी मनुष्य देव में जन्मेगा अथवा कैसा भी 7वें नरक में भी अगर कोई नारके जा रहा है तो भी अवधि ज्ञान होगा। वहां भव प्रत्यय है। भव ही जहाँ कारण हो उसको भव प्रत्यय कहते हैं। ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान किसको किसको होता है? देव और नारकी को तो नियम से होता ही है। जिसके तीर्थंकर प्रकृति बंधी हुई है उस तीर्थंकर को भी जन्म से अवधि ज्ञान होता है। उसका भी अवधि ज्ञान भव प्रत्यय कहलाता है। ये अवधि ज्ञान कहाँ से होता है? तो कह रहे हैं देव नारकी और तीर्थंकर को जो अवधि ज्ञान लगाने से, अवधि ज्ञान जैसे हम लोग को मति श्रुत ज्ञान होता रहता है वैसे तो होता नहीं है, लगाना होता है। तो इन लोगों को देव नारकी और तीर्थंकर को सर्वांग से उत्पन्न होता है। सर्वांग माने यहाँ सर्वांग से क्या मतलब? पूरे अंग में आत्म प्रदेश है हमारे, उन सभी आत्म प्रदेश, क्योंकि आत्मा से हो रहा है ज्ञान, तो सभी अंगों में जितने आत्म प्रदेश स्थित हैं उन सभी आत्म प्रदेशों से अवधि ज्ञान होता है। कौन सा? भव प्रत्यय। दूसरा भेद उन्होंने बताया गुण प्रत्यय, जो सम्यक दर्शन तपश्चरण आदि गुणों के निमित्त से होता है उसे गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान किन्हीं किन्हीं माने किसी किसी को, पर्याप्त मनुष्य संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों के होता है, सबको नहीं होता। इसी को क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान भी कहते हैं। कहते हैं इसी को क्षयोपम निमित्तक कहते हैं। क्षयोपम के निमित्तक माने निमित्त के कारण, निमित्तक शब्द का अर्थ हो जाएगा निमित्त के कारण। क्षयोपम निमित्त के कारण, क्षयोपम मतलब जितना जितना सर्वघाती स्पर्धकों का जिसका जितना जितना क्षय होगा उतना उतना देशघाती का उदय होगा, उसको उतना उतना अवधि ज्ञान ज्यादा होगा। ये ज्ञान कहाँ से होता है? तो ये कहते हैं शरीर में नाभि के ऊपर, चूंकि अवधि ज्ञान है, सुअवधि और कुअवधि करके जहाँ अवधि ज्ञान आता है वहाँ सुअवधि ही जानना चाहिए। तो ये जो ज्ञान, इसका ज्ञान कहाँ से होता है? जैसे भव प्रत्यय में तो बताया कि सर्वांग से होता है। इसके कहते हैं शंख है, कलश है, साथिया है, इस तरह के शुभ चिन्ह रहते हैं शरीर में जहाँ, वहां जो आत्म प्रदेश रहते हैं उन आत्म प्रदेशों के द्वारा होता है। क्या समझे हम लोग? भव प्रत्यय तो सर्वांग के आत्म प्रदेशों से होता है, परंतु जो गुण प्रत्यय है, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान में जिनको ये अवधि ज्ञान होता है उनके शरीर में शुभ चिन्ह होते हैं, कलश है, साथिया है, शंख है, और भी बहुत सारे शुभ चिन्ह हैं। उन चिन्हों के पास जो आत्म प्रदेश होते हैं उन आत्म प्रदेशों के द्वारा अवधि ज्ञान होता है, सर्वांग से नहीं होता है। कौन सा? जो तपश्चरण आदि के द्वारा अवधि ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी बात है। तो यहाँ सबसे सबसे जब जैसे होता है साधारण कथन और विशेष कथन, साधारण कथन ये हुआ कि अवधि ज्ञान के 2 भेद हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय देवनार की तीर्थंकर को होता है, जिसमें भव ही कारण हो उसको भव प्रत्यय कहते हैं। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान सर्वांग से होता है। सर्वांग से होने का मतलब शरीर से नहीं, शरीर के अंगों से नहीं। सर्वांग का मतलब सभी जगह जो आत्म प्रदेश हैं पूरे शरीर में उन आत्म प्रदेशों के द्वारा, पुद्गल परमाणु के द्वारा नहीं, हाथ पैर के जो पुद्गल प्रचय हैं जो उनके द्वारा नहीं, वहां आत्मा के प्रदेश है हर पूरे अंग में, उन आत्म प्रदेशों के द्वारा भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान आचार्य बता रहे हैं, जिसको सम्यक दर्शन रहता है, तपश्चरण आदि करते हैं, उनको गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। किसको होता है? देवनार की तो पहले निकल गए, अब बच गए त्रियंच और मनुष्य। 4 ही तरह की गति होती है। तो त्रियंच मनुष्य को, किन्हीं किन्हीं त्रियंच को, और संगी किन्हीं किन्हीं मनुष्यों को, और पंचेंद्री किन्हीं किन्हीं पंचेंद्री त्रियंचों के होता है, सबके नहीं होता है।
इसी को क्षयोपम निमित्तक अवधि ज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि ये क्षयोपम से हो रहा है। जिसका जैसा जैसा क्षयोपम होगा उसको वैसा अवधि ज्ञान होगा। वैसा से मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा बढ़ती जाएगी। कोई 1 किलोमीटर का जानेंगे और क्षयोपम अच्छा हो गया तो 2 किलोमीटर का जानेंगे, और क्षयोपम अच्छा हो गया तो 100 किलोमीटर का जानेंगे, 1000 किलोमीटर का जानेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव में एक चीज बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखें और बहुत अच्छी तरह से समझें, जैसे बहुत ध्यान देके सुनेंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसमें द्रव्य के अलावा क्षेत्र काल भाव जैसे जैसे क्षयोपम बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता है, परंतु द्रव्य छोटा होता जाता है। जैसे कोई अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं, हम जाके उनसे कहें महाराज जी मेरे एक अंगूठी का नग गिर गया है, आप मुझे बता दीजिए वो कहाँ गिरा है। और अवधि ज्ञानी मुनि महाराज कहेंगे कि भाई मैं तो 1 इंच से छोटी वस्तु का नहीं जान पाता हूँ, मेरा अवधि ज्ञान इतना नहीं है कि मैं इतने छोटे से नग को 1 मिलीमीटर के नग को बता सकूं। तो जैसे बहुत ध्यान देने की चीज है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की चीज है। अवधि ज्ञान का क्षयोपम बढ़ने से काल क्षेत्र भाव बढ़ता है और द्रव्य बारीक से बारीक होता जाता है, सूक्ष्म होता जाता है, स्थूल से सूक्ष्म होता जाता है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की सीमा ले। सीमा मतलब किसी को कितने द्रव्य का हो रहा है, किसी को कितने क्षेत्र का हो रहा है, किसी को कितने काल का हो रहा है। कोई 10 पर्याय पहले की भी बता, कोई 10 पर्याय बेसिक की भी बाद की भी बता देता है, कोई का और अच्छा है तो और 20 पर्याय का बता देता है। तो ये चीजें द्रव्य को छोड़ करके क्षेत्र और काल और भाव, ये चीजें जैसे जैसे क्षयोपम बढ़ता है वैसे वैसे इनका दायरा बढ़ता है। खूब ध्यान से सुनेंगे, ये तीनों चीज का दायरा बढ़ता है, परंतु द्रव्य का दायरा सूक्ष्म होता जाता है। जितना बढ़िया अवधि ज्ञान रहेगा उतनी छोटी चीज, उतनी बारीक चीज को बता पाएगा। द्रव्य छोटा होता है, बाकी चीजें बड़ी होती है। तो ये कहते हैं कि सीमा के अंदर जो जानता है उसको क्षयोपम निमित्तक कहते हैं। आगे कहते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबको समझ में आया होगा, मैं पुनः एक बार समझाती हूँ। अवधि ज्ञान कैसा होता है। आचार्य कह रहे हैं अवधि ज्ञान द्रव्य क्षेत्र काल और भाव 4 चीज की सीमा को लेकर होता है। सीमा से मतलब कोई कितना जानता है, कोई कितना जानता है। जैसा जैसा क्षयोपम ज्यादा रहता है वो ज्यादा ज्यादा जानता है। तो क्या ज्यादा द्रव्य को जानेगा, ज्यादा क्षेत्र को जानेगा, ज्यादा काल को जानेगा, ज्यादा भाव को जानेगा। हाँ जानेगा ज्यादा ज्यादा, परंतु द्रव्य को ज्यादा नहीं जानेगा। द्रव्य में वो सूक्ष्म सूक्ष्म चीजों की तरफ जितना बढ़िया अवधि ज्ञान रहेगा, जितना क्षयोपम ज्यादा रहेगा, उतना अवधि ज्ञान छोटे द्रव्य को जानेगा। लेकिन बाकी क्षेत्र काल और भाव बड़े बड़े होते जाएंगे, विशाल विशाल होते जाएंगे। ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव को खूब अच्छी तरह से समझेंगे। अब आगे कहते हैं गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद होते हैं। अनुगामी, जो अवधि ज्ञान अपने स्वामी या जीव के साथ जाए उसे अनुगामी कहते हैं। अनुगामी किस किस तरह से होता है, तो कहते हैं उसके 3 भेद है। जो दूसरे क्षेत्र में अपनी स्वामी के साथ जाए, स्वामी मतलब जिसको अवधि ज्ञान है, जिस जीव को अवधि ज्ञान है वो उसका स्वामी कहलाता है। जो दूसरे क्षेत्र में अपने स्वामी के साथ जाए उसे क्षेत्र अनुगामी कहते हैं। कोई कलकत्ता से बंगलोर गया, अवधि ज्ञानी है, बंगलोर उनके साथ ज्ञान आ गया, इसको कहा गया क्षेत्र अनुगामी। जो दूसरे भव के साथ जाए उसे भवानुगामी कहते हैं। अभी वो मनुष्य पर्याय में है, सम्यक दृष्टि उसको अवधि ज्ञान है, देव बना, उसमें भी उनको
भव प्रत्यय अपनी जगह है, ये अनुगामी ज्ञान अपनी जगह है। तो उसमें साथ चला जाना, भव प्रत्यय तो अवधि ज्ञान कब होता है? भव में उत्पन्न होने के बाद। परंतु ये अवधि ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में देवों के पाया जाता है, अगर उनको भवानुगामी, किसी मनुष्य को भवानुगामी ज्ञान है, अवधि ज्ञान, और वो मरकर देव बन रहे हैं, तो विग्रह गति में अपर्याप्त नहीं छूटेगा। अनुगामी कहते हैं, जो भव में भी साथ जाए और क्षेत्र में भी साथ जाए, उसको उभया अनुगामी कहते हैं। तो अनुगामी, ये इसके 3 वेदाचार्य ने बताए। ये अनुगामी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, दूसरा में अननुगामी होगा, है ना, एक न छूटा हुआ, उसको ठीक कर लीजिए। दो जहाँ लिखा है वहां एक न और लगा लीजिए, नु के पहले। अननुगामी, जो जो अपने स्वामी या जीव के साथ न जाए, उसे अननुगामी कहते हैं। ये भी 3 हो जाएगा, ठीक जैसे अनुगामी 3 हुआ, वैसे ये भी 3 हो जाएगा। जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र नहीं जाए, एक भाव से दूसरे भाव नहीं जाए, अथवा जो दोनों में न जाए, तो ये हो गया अननुगामी। फिर कहते हैं वर्धमान, जो शुक्ल पक्ष के चंद्र की तरह अपने अंतिम स्थान तक बढ़ता जाए, उसे वर्धमान अवधि ज्ञान कहते हैं। जो जैसे चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा एक एक तिथि से बढ़ता जाता है, उसी तरह से वर्धमान अवधि ज्ञान जिसके रहता है, उसका बढ़ता ही चला जाता है। हीयमान, जो कृष्ण पक्ष की चंद्रमा की तरह अंतिम स्थान तक घट जाए, उसे हीयमान कहते हैं। क्यों होता है ये आंटी आपका वॉइस सब? वर्तमान हीयमान विशुद्धि लगे हैं। आवाज नहीं आ रही है? नहीं, अब ठीक है। जो जैसे चंद्रमा की शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे अगर अवधि ज्ञान बढ़ रहा है तो वो हो गया वर्धमान। और जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा धीरे धीरे घटता घटता अमावस्या के दिन पूरा लोप हो जाता है, तो कहते हैं आचार्य कि जो इस तरह का अवधि ज्ञान रहता है, जिसका हीयमान होता है, तो वो धीरे 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 छूट जाता है। इसमें क्या कारण होता है? ही वर्धमान में तो विशुद्धि बढ़ती जाती है, जिसको भी ये अवधि ज्ञान है उस जीव के, तो वो वर्धमान होता है। अगर उसके संकलेश परिणाम रहने लग जाते हैं, तो वो घटते हुए छूट भी जाता है। अवस्थित, जो सूर्य मंडल के समान न घटे न बढ़े, उसे अवस्थित कहते हैं। जैसे चंद्रमा घटता और बढ़ता है, वास्तव में घटता है कि नहीं ना, अपने लोग को घटता बढ़ता हुआ दिखाई देता है, वैसे सूर्य मंडल घटता बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं जो सूर्य मंडल के समान एक जैसा ही बना रहे, यानी हुआ और जब तक रहा एक जैसा रहा, न घटा न बढ़ा, उसको अवस्थित कहते हैं। अनवस्थित, जो चंद्र मंडल की तरह कभी कम कभी अधिक हो, उसे अनवस्थित कहते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि अनवस्थित और वर्धमान में क्या अंतर है? अनवस्थित और हीयमान में क्या अंतर है? अनवस्थित में तो कभी विशुद्धि बढ़ गया, विशुद्धि कम हुई, संक्लेश परिणाम हुए, घट गया। लेकिन हीयमान वर्धमान में क्या है? वर्धमान में बढ़ता ही जाएगा, हीयमान में घटता ही जाएगा। ये अंतर है अनवस्थित और हीयमान और वर्धमान में। अन्य प्रकार के अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है। चारों गति में नरक, देव, त्रियंच और मनुष्य। हम जानते हैं नारकी को और देवों को तो भाव प्रत्यय ही होता है। वो भाव प्रत्यय ज्ञान परमावधि सर्वावधि रूप से नहीं होता है। वैसे भी सर्वावधि परमावधि ज्ञान तद्भव मोक्षगामी को होता है। अतः इसलिए
मनुष्य को ही होता है। देशावधि आचार्य कह रहे हैं चारों प्रकार की गतियों में हो सकता है। त्रियंच को भी हो सकता है, मनुष्य को तो होता ही होता है, और देव और नारकी को भी होता ही होता है। परंतु परमावधि सर्वावधि ज्ञान मनुष्य गति में चरम शरीरी मुनियों के ही होता है। जो उस भाव से मोक्ष जाएंगे, ये परमावधि सर्वावधि ज्ञान उन्हीं मुनिराज को होगा, अन्य के नहीं। देशावधि ज्ञान प्रतिपाती है, होकर छूट जाता है, परंतु परमावधि सर्वावधि अप्रतिपाती है, केवल ज्ञान होने के पहले नहीं छूटता है। देशावधि भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है। जो तपश्चरण के द्वारा होता है मनुष्यों में और त्रियंचों में, तो वो भी देशावधि होता है, क्योंकि परमावधि सर्वावधि तो मुनि महाराजों को होता है। तो इसलिए कि दोनों ही ज्ञान भव प्रत्यय भी देशावधि है। देव और नारकी को परमावधि सर्वावधि हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी को होता है। चरम शरीरी मतलब जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाला हो, उसको चरम शरीरी कहते हैं। तो देशावधि ज्ञान भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि भव प्रति अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है आंटी। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है। आप वो ऊपर वाला लाइन वापस पढ़ रहे थे। ना ना नहीं, वही लाइन लिखी, वो एक यहाँ पर दोबारा लिखी हुई है। हाँ, उसमें नहीं, इसमें दोबारा लिखा हुआ, वही लाइन दोबारा लिखा हुआ है, तभी तो अटक गए कि क्या लिखा हुआ, दोबारा लिखी हुई किताब में। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशा अवधि ही होता है, कि भव भव जिसका कारण है, तीर्थंकर को भी भव प्रत्यय हो रहा है, तो जब जन्म ले रहे हैं तीर्थंकर तो चौथा गुणी स्थान है। सम्यक दृष्टि है चौथा गुण स्थान, अभी तो वो उनका पांचवा भी नहीं है जब जन्म ले रहे हैं। तो इसलिए भव प्रति अवधि ज्ञान चाहे तीर्थंकर को ही क्यों ना हो, देशावधि ही होता है। जघन्य देशावधि संयत और असंयत दोनों ही प्रकार के मनुष्यों को तथा देश संयमी संयता संयत त्रियंचों के होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? जघन्य देशावधि, देशावधि क्योंकि इसमें तीन भेद बन जाएंगे, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट। तो कहते हैं जघन्य अवधि ज्ञान तो संयत और असंयत, असंयत मतलब चौथा गुण स्थानवर्ती, संयत माले पांचवा गुण स्थानवर्ती। तो पांचवा छठा सातवां सब हो जाएगा संयत में। तो कहते हैं जघन्य देशावधि ज्ञान संयत और असंयत दोनों ही प्रकार के मनुष्यों को, परंतु देश संयमी संयता संयत त्रियंचों के होता है। यानी त्रियंच को असंयत को ये ज्ञान नहीं होता है। त्रियंचों में अगर किसी को अवधि ज्ञान है तो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, उन्हीं के होता है। जबकि मनुष्य के चौथे गुण स्थान में भी गृहस्थ को भी ये देश संयत अवधि ज्ञान हो सकता है। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत जीवों के ही होता है, यानी संहिता संयत को भी नहीं हो सकता है, और संहिता संयत जो पांचवें गुण स्थानवर्ती त्रियंच है अथवा मनुष्य, उनको उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान नहीं होगा। कौन सा होगा? जघन्य होगा। सबको समझ में आ रहा होगा, आगे चल रहे हैं। जघन्य देशावधि का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा कितना विषय है। विषय का मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग 10 आदमी हैं, पूछा जाए भाई तुम्हारी आंख से कितनी दूर दिखता है, हम कहें भाई, कोई कहेगा 1 हाथ दिखता, कोई कहेगा मुझे 5 हाथ पर किताब पढ़ी है उसके अक्षर दिख रहे हैं, किसी को 3 हाथ पर दिखेगा, किसी को 6 हाथ का विषय भी दिखेगा। जैसे जैसे आंख के देखने का क्षयोपम होगा, शक्ति होगी, वैसा वैसा दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर यही पूछना चाह रहे हैं कि ये जघन्य देशावधि जो आपने बताया संहिता संयत को अथवा असंयत को होता है, तो ये इसका विषय कितना है? जघन्य देशावधि जो किसी गृहस्थ को अगर हो गया देशावधि ज्ञान,
तो वो कितना बता पाएगा, कितने द्रव्य को बताएगा, कितने क्षेत्र में की वस्तु, चूंकि मूर्तिक को बताता है तो कितने क्षेत्र में रखी हुई वस्तु को बताएगा, कितने काल की वस्तु को बता देगा और कितने भाव को बताएगा। कौन? जघन्य देशावधि। किसको होता है जघन्य देशावधि? ये गृहस्थ मनुष्य को भी हो सकता है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मनुष्य को हो सकता है। मध्यम योग के द्वारा संचित, संचित माने इकट्ठा करना। योग हम लोग जान चुके हैं, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। बहुत चंचल है, बहुत चंचलता है तो उत्कृष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धीरे हैं, बहुत धीरे हैं तो मध्यम हो, जघन्य हो जाएगा। और बाकी सारे मध्यम। एक बात जानने योग्य है हम लोग के लिए कि हम लोग का योग न तो उत्कृष्ट होता है न जघन्य होता है। हम लोग का जितना भी योग हो, भले हम कितनी तेजी से काम करते हो, भले हम कितनी तेजी से चलते हो, भले हम कितनी तेजी से पढ़ते हो, अथवा कितना धीरे धीरे पढ़ते हो, कितना धीरे धीरे चलते हो, ये सब मध्यम का ही भेद है। हम लोग को सबको, हम जितने भी जीव हैं सबको मध्यम योग ही चलता है। क्या करें? मध्यम योग के द्वारा उस योग के संचित विसरोपचय सहित, विसरोपचय हम लोग जान गए हैं किसको कहते हैं, जो कारमान वर्गणाएं अभी कर्म रूप परिवर्तित तो नहीं हुई हैं, लेकिन आत्मा पर जो कर्म रूप परिवर्तित वर्गणाएं हैं उनके ऊपर जो उम्मीदवार के रूप से ठहरी हुई हैं उनको विसरोपचय कहते हैं। नो कर्म वर्गना और कारमान वर्गना दोनों ही तरह की वर्गणाएं जो आत्म प्रदेशों पर कर्म रूप होकर के वर्गणाएं ठहरी हुई है, जो धीरे धीरे निश्चय रूप से उदय में आती जा रही है, उन कारमान वर्गनाओं पर जो कर्म रूप परिवर्तित होने के लिए जो नो कर्म और कारमान वर्गनाएं ठहरी हुई हैं उसको विसरोपचय कहते हैं। तो कहते हैं मध्यम योग के द्वारा संचित माने इकट्ठी की हुई विसरोपचय सहित, किस बोला कौन सी वर्गनाएं? तो विसरोपजय जो कर्म रूप होने के लिए उम्मीदवार के रूप में वहां ठहरी हुई हैं, उनको सहित, उनको लेकर के नो कर्म वर्गना के संचय में, कौन सी वर्गनाएं? केवल नो कर्म वर्गना, कारमान वर्गना इसमें नहीं लिया है आचार्य ने। नो कर्म वर्गना, केवल नो कर्म वर्गना और उसके ऊपर जो विसरोपचय रूप से नो कर्म वर्गनाएं हैं वो के संचय में, संचय माने वो जितनी है, 2 लाख है, 4 लाख है, 10 लाख है, जितनी भी हैं, लोक का भाग देने से, लोक किसे कहते हैं? जगत श्रेणी 7 राजू होती है, जगत प्रतर जगत श्रेणी स्क्वायर यानी 7 गुना 7 होता है। लोक जगत श्रेणी इंटू जगत प्रतर, मतलब क्या हुआ? 7 गुना 7 गुना 7, इसको लोक कहते हैं। यानी 343 घन राजू को लोक कहते हैं। फिर बोल रहे हैं जगत श्रेणी बराबर 7 राजू, जगत प्रतर जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी अर्थात 7 गुना 7 राजू। लोक इजुकल्टी जगत प्रतर गुना जगत श्रेणी अर्थात 7 गुना 7 गुना 7 गुना 3 बार 343 घन राजू। फिर एक बार बोल रहे हैं जगत श्रेणी बराबर 7 राजू, जगत प्रतर बराबर जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी अर्थात 7 राजू गुना 7 राजू। लोक, हमको लोक जानना है इसलिए बता रहे हैं, लोक इज इक्वल टू जगत प्रतर गुना जगत श्रेणी। जगत प्रतर कितना है? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी है और फिर 7 गुना 7 यानी 343, 3 बार गुना होने से संख्या घन कहलाती है, घन राजू। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? किसी ने कोई लिखना चाह रहे हो तो लिख लिए होंगे, पुनः मैं एक बार बोल देती हूँ। जगत श्रेणी इज इक्वल टू 7 राजू, जगत श्रेणी 7 राजू,
जगत प्रतर जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी बराबर 7 राजू गुना 7 राजू। लोक लोक बराबर जगत श्रेणी गुना जगत जगत गुना जगत श्रेणी अर्थात घन राजू। तो लोक हमारा कितना हुआ 343 घन राजू। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो विश्रोपचय सहित नोकर्म वर्गना मध्यम योग के द्वारा जो संचय की गई है, जिसका समूह बना है, 2 लाख का होगा, 4 लाख का होगा, जितना का भी होगा, उसको बोलते हैं लोक से भाग दे दीजिए, यानी 343 घन राजू से भाग दे दीजिए। तो जो लब्ध आएगा उतने द्रव्य को जघन्य देशावधि ज्ञान जानता है। अब ये मैंने अभी आप लोगों को द्रव्य के बारे में बताया था। एक चीज हम पूछते हैं इन 3 लाइन को पढ़ने के बाद में, जो उत्तर देंगे अपने को अनम्यूट करके देंगे। हम लोग अभी जाने थे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को, हम बहुत कितनी बार बोल के हम लोग समझे हैं कितना द्रव्य का होता है। यहाँ मुझे बताइए कि ये द्रव्य बड़ा है या छोटा है। जो ये भाग देने पर लब्ध, हम कुछ नहीं जानते हैं कि वो संचय कितना है हम, लेकिन ये जानते हैं कि देशावधि कितना जानता है। तो हमें ये बताएं कि ये द्रव्य जितना अवधि ज्ञान का विषय हो सकता है, सर्वावधि, परमावधि अथवा मध्यम अवधि ज्ञान अथवा उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान, उसमें उसके हिसाब में ये द्रव्य छोटा है कि बड़ा है। मैं बोलूं? बोलिए। बड़ा है, क्योंकि उत्तरोत्तर फिर सूक्ष्म बस होगा। बस 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 आगे नहीं। और बोलिए, कौन बोलेगा? मैंने कितनी बढ़िया से समझाया है, इसलिए मैंने रुक के पूछी मैं, क्योंकि अगर ये छोटा है द्रव्य सबसे। सूक्ष्म है। द्रव्य का क्षेत्र सबसे छोटा है, लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो वैसे ज्यादा जानता है, सूक्ष्म को जानता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म को जानता है। मंजू जी आपने क्या बोला था? द्रव्य बड़ा होगा, मेरे हिसाब से तो बड़ा होगा, क्योंकि उत्तरोत्तर फिर सूक्ष्म को जानेगा। हाँ, छोटी चीज नहीं जानेगा, बड़ी तो चीज जानेगा। ये तो अब हमने बताया था, जब गुण प्रत्यय के पहले देशावधि बताया तो हमने बताया था कि बार बार ध्यान दीजिएगा। मैंने कम से कम 10 बार तो बोला ही था, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। जितना छोटा अवधि ज्ञान होगा उतना वो बड़े द्रव्य को जानेगा, लेकिन क्षेत्र काल भाव थोड़ा थोड़ा जानेगा। और जैसे जैसे अवधि ज्ञान बढ़ेगा द्रव्य छोटा होता जाएगा, बाकी चीज बढ़ती जाएगी। ये मैं एक बार नहीं बहुत बार मैंने बोला था। इसमें दोनों मंजू जी ने दिया बढ़िया जवाब, बाकी सब तो गड़बड़ कर दिए। तो आप लोग, कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये थोड़ा गड़बड़ होने का है, मेरे से भी बहुत बार होता है, कोई इसमें ये सोचने की चीज नहीं है, मेरे भी समझाने में गलती हो सकती है। आप लोग फिर से समझिए, अवधि ज्ञान जितना जघन्य होगा द्रव्य उतना मोटा जानेगा। आप जघन्य अवधि ज्ञान वाले से जाके पूछिएगा मेरे घर कितना तल्ला पर है, वो तुरंत बता देंगे 4 तल्ला पर है। लेकिन आप अगर उनको पूछेंगे, मैंने उदाहरण से भी समझाया था कि मेरे अंगूठी का नग गिर गया है, महाराज जी बता दीजिए कहाँ है। वो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज कहेंगे मैं इतना छोटा नहीं बता सकता, मैं तो कम से कम 1 इंच का बता सकता हूँ। मैंने 1 इंच उदाहरण के लिए बोला, वो कितना बताए, यहाँ समझाने का मतलब यही है, अवधि ज्ञान जितना जघन्य रहेगा द्रव्य उतना बड़ा बताएंगे, बाकी सब चीज बहुत कम कम बताएंगे पर द्रव्य बड़ा बताएंगे। जैसे जैसे अवधि ज्ञान ऊंचा होता जाएगा द्रव्य सूक्ष्म से सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, तभी तो कहा जाता है ना कि सर्वावधि परमाणु को भी जानता है, नहीं तो फिर तो देशावधि को जान लेना चाहिए था परमाणु, है ना। कहा जाता है कि सर्वावधि परमाणु को भी जानता है।
तो अगर छोटी चीज को जानता तो सबसे पहले तो जघन्य अवधि ज्ञान वाले को जानना चाहिए, परमाणु को, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्य रूप से जो वस्तु है, मूर्तिक रूप से जो वस्तु है, जघन्य अवधि ज्ञान बड़ा को जानेगा। जैसे जैसे अवधि ज्ञान बढ़ता जाएगा, द्रव्य को बारीक बारीक में होता चला जाएगा, सूक्ष्म 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 होता जाएगा, और बाकी तीनों चीज बढ़ती जाएगी। ठीक समझ में आया होगा आप सबको। अब आगे चलते हैं। द्रव्य को जघन्य देशावधि ज्ञान जानता है, यानी अब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो ये है कि मध्यम योग के द्वारा संचित विश्रोपचय सहित नौकर्म वर्गना के संचय में लोक का भाग देने पर जो द्रव्य लब्ध प्राप्त हो, उतने द्रव्य को तो इस ये सबसे छोटा है ना, द्रव्य मतलब सॉरी द्रव्य छोटा अवधि ज्ञान, जघन्य अवधि ज्ञान मतलब सबसे छोटा अवधि ज्ञान, ये सबसे छोटा अवधि ज्ञान। अब जो भी द्रव्य जानेंगे इसके बाद वाले अवधि ज्ञान इससे ज्यादा जानेंगे। तो ये द्रव्य की बात कर रहे हैं कि द्रव्य ये सबसे बड़ा है, अब इससे छोटा छोटा द्रव्य जानेंगे। काल क्षेत्र और भाव बड़ा बड़ा जानेंगे, द्रव्य छोटा छोटा जानेंगे। इसमें इससे छोटे स्कंद को वह ग्रहण नहीं कर सकता। अगर इससे छोटा कोई स्कंद है तो वो अवधिज्ञानी देश जघन्य देशावधि ज्ञानी आप पूछेंगे तो वो नहीं बता सकेंगे इससे छोटे को। द्रव्य की बात चल रही है, समझिएगा। क्षेत्र की अपेक्षा सूक्ष्म निगोदिया, ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र की अपेक्षा कितने क्षेत्र को जानेंगे, अब वो बात आ रही है। हमने ऊपर की पंक्ति से क्या समझा, कितने द्रव्य को जानेंगे। क्योंकि हम जान रहे हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा लेकर के जानते हैं, तो जघन्य अवधि ज्ञान कितना कितना जानेगा उसका वर्णन इसमें चल रहा है, आचार्य हमें समझा रहे हैं। तो द्रव्य से तो कह दिया उन्होंने कि जो मध्यम योग के द्वारा संचित विश्रोपचय सहित नौकर्म वर्गना के संचय को किसमें भाग देना है, लोक में, यानी 343 घन राजू में भाग दे करके जो आएगा उतने बड़े स्कंद को वो जानेगा। इससे अगर छोटा है तो वो नहीं जानेंगे। क्षेत्र की अपेक्षा सूक्ष्म निगोदिया लब्ध अपर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के तृतीय समय में जो जघन्य अवगाहना होती है, कोई कौन बताएंगे? सूक्ष्म निगोदिया जीव की लब्ध पर्याप्तक की तीनों समय की अवगाहना किसको याद है, और सबसे छोटी अवगाहना किस समय होती है? कौन बताएंगे? बताइए अपने को अनम्यूट करके। सबसे पहले ट्रायंगल होगा, फिर स्क्वायर होगा, फिर रेक्टेंगल होगा। फिर डॉट होगा, अंत में तीसरे समय में डॉट होगा, सबसे छोटा। लास्ट में सर्कल होगा। हाँ, सबसे छोटा, जिसका न कोई अंत है न शुरुआत है। अंत शुरुआत की बात नहीं है, छोटे की बात है, वो वहां पर अंत शुरुआत वाली वहां पर बात नहीं आएगी। अच्छा। जैसे हम जब किसी रेक्टेंगल तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, हमको सबको मालूम है, चौकोर तो है रेक्टेंगल, लेकिन उसकी एक तरफ लंबाई ज्यादा होती है, एक तरफ चौड़ाई कम होती है। चार भुजा में लंबाई चौड़ाई अलग अलग होने से दो की एक जैसी, दो की एक जैसी आयताकार जिसको कहते हैं, तो वो तो बड़ा हो गया। दूसरे समय में वर्गाकार हो जाता है, जिसकी चारों साइड एक बराबर होती है। सर्कल बन रहा है, जब उस वर्गाकार के अंदर आप सर्कल बनाएंगे तो चारों कोने छूट जाएंगे, है ना। तो तीसरे समय में सर्कल वर्गाकार उसकी अवगाहना हो जाती है, जो सबसे छोटी इस दुनिया में जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव जन्म ले रहे हैं, उन सब में सबसे छोटी अवगाहना किसकी होती है, तो लब्ध पर्याप्तक जीव की जन्म लेने के तीसरे समय में। याद होगा, बहुत बार ये बात हो गई थी, फिर इसीलिए पूछ लिए कि ताकि याद हो जाए। तो क्या कहते हैं आचार्य, क्षेत्र की अपेक्षा सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव के उत्पन्न होने के तीसरे समय में जो जघन्य अवगाहना होती है, उतने प्रमाण क्षेत्र को जानता है। अब देखिए कितने कम क्षेत्र को जान रहे हैं ये, है ना। जघन्य देशावधि बहुत छोटे से क्षेत्र को जानते हैं उन्होंने। क्षेत्र कितना,
उसका माप बता दिया। काल की अपेक्षा आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण, एक मिनट, एक मुहूर्त में असंख्यात आवली, और यहाँ पर क्या करें, आवली का असंख्यात, यानी 48 मिनट में 48 मिनट में संख्यात आवली, और उस संख्यात आवली में से एक आवली को का असंख्यात में भाग प्रमाण भूत भविष्य संबंधी द्रव्य की व्यंजन पर्यायों को जानता है। अर्थ पर्याय को तो जान ही नहीं सकते हैं, भूत भविष्य संबंधी माने भूतकाल की और भविष्य काल की, कितने काल की अपेक्षा कितना जानेंगे, तो कहते हैं कि आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण इतने से काल को जानेंगे। भाव की अपेक्षा जितनी पर्यायों को काल की अपेक्षा जानता है, उसके असंख्यात में भाग प्रमाण वर्तमान काल की पर्यायों को जानता है। कहते हैं भाव की अपेक्षा कितना जानेंगे, तो कहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर काल आया, तो उस काल में, काल का जानने का मतलब उस काल में जितनी भी पर्याय है उसको बताना। तो कहते हैं काल की अपेक्षा वो जितनी पर्याय जान रहे हैं, उस पर्याय में भी कह रहे हैं कि असंख्यात से भाग देने के बाद जितना बचा उतना वो वर्तमान काल की भाव की पर्यायों का भाव बता सकते हैं। ये किसकी बात चल रही है, जघन्य देशावधि किसको होता है, असंयत को भी होता है, यानी चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव के भी होता है। उसकी बात यहाँ चल, मुनि महाराज को तो हो ही सकता है, लेकिन ये असंयत को भी होता है। तो इस तरह से उन्होंने जघन्य देशावधि का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा कितना विषय है समझाया। अब कहते हैं उत्कृष्ट देशावधि। आंटी अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, मंजू आंटी। ललिता जी, तो फिर ये सीमा तो बहुत ज्यादा छोटी हो गई, तो इसमें क्या जानेगा फिर वो? जैसा आप जानता बोल रहे हो देशावधि नहीं, ज्ञानी रहता है, कोई आदमी पास में आता है और दर्शन हाँ। करने, और उनको पता लग जाता है कि ये यहाँ से निकल रहा है, तो निकलते इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, बस उससे आगे का नहीं जानेंगे वो। उनके तो पास से इसमें तो दर्शन जो करके अवगाहना बताई है, इतनी छोटी जो अवगाहना, मतलब क्या हुआ इसका कि तब तो बहुत सूक्ष्म। हाँ, यहाँ पर तो यही आया है, प्रमाण तो क्षेत्र को ये तो जानते हैं। मेरे तो नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं। आवली के असंख्यात और फिर क्या बताएंगे वो, जब उसका असंख्यात तो भाग बता रहे तो क्या जाने वो। 1 सेकंड में इतनी आवली है तो क्या बताएंगे वो। 1 सेकंड में नहीं, 48 मिनट में। अच्छा 48 मिनट भी समझिए, तो उसमें तो असंख्यात आवली है, उनमें असंख्यात का भाग लगवा रहे हैं, तो फिर क्या जाने वो। अपने लोग को लग रहा है ना, जहाँ जीवकांड हाँ। कर्मकांड में समय संबंधी वर्णन है, उसमें तो बहुत सारा समय हो गया, अब उतने समय में उन्होंने जान के बता दिया। तो मतलब तो बहुत अपने ज्यादा। को तो बहुत छोटा लग रहा है, वहाँ छोटा नहीं ना है, क्योंकि गृहस्थ को हो रहा और लब्ध पर्याप्त जीव की अवगाहना जो तीसरे समय सबसे छोटी है, उसको उतने उसमें जान रहे तो क्या जाने फिर। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ नहीं ठीक है आपका कहना, लेकिन इसमें तो जो है वही है, इसमें हम लोग किंतु परंतु तो लगा नहीं सकते हैं। किंतु परंतु नहीं है, पर क्या समझे इससे ये नहीं समझ में आया मेरे को। तो ये तो एकदम मिनिमाइज कर दिया कि इससे छोटा तो कुछ होता ही नहीं है। हाँ तो बस वो थोड़ा सा ही है, तो समझ लीजिए इसको, निमित्त ज्ञान कह दीजिए इसको, एक प्रकार से बहुत छोटा है ये देशावधि ज्ञान, बहुत छोटा है, क्योंकि गृहस्थ को हो रहा है ना, गृहस्थ को हो रहा है तो इससे बेसी हो भी नहीं सकता है। क्या पता है, ये तो सारी मर्यादाएं इतनी छोटी है, ये लगता है कि क्या असंख्यात भाग असंख्यात, पता नहीं। सरिता आंटी। मतलब गले नहीं उतर रहा है कि क्या हुआ है, क्या बता रहे हैं। हाँ आज जी यही प्रश्न मेरा था, दो कह रही हूँ, यही प्रश्न मेरा था कि इतना सामान्य आदमी भी आभास कर लेता है, लेकिन ये तो खैर जान रहे हैं। जिस समय आपने उदाहरण दिया था कि घर से निकल रहे हैं और बता दिया कि एक्सीडेंट हो जाएगा इसका, ये इससे थोड़ा और हल्का हुआ समझ में आया है।
बस वो तुरंत उसी समय जैसे ही निकले आप, भैया तुम मेरे हाँ। कमरे से बाहर जाओगे और तुम गिर जाओगे। हाँ हाँ, बस वही, इससे थोड़ा सा वो समझ में आया, नहीं तो हाँ, वही प्रश्न मेरा था जो मंजू जी का था। हाँ, बस यही चीज है और कुछ नहीं, बस इतना सा ही वो बता सकते हैं, इतना सा ही वो कह सकेंगे। आप बैठे हैं, तुम्हारे मन में तुम ये सोच रहे हो, बस सामने बैठे हैं तो बता दिया आपको उसी समय, जो वर्तमान में जो आप सोच रहे हैं उतना ही भाव वो आपको बता सकेंगे। उसके बाद आप उनसे अगर पूछने बैठे कि भाई मैं घर से चला था महाराज जी, तब मेरे मन में क्या भाव थे, वो नहीं बता सकेंगे। आप उनके सामने बैठे हो, एकदम उसी समय कुछ पूछ रहे हो, उस समय जो मन में भाव चल रहा उसी एकदम उसी काल में, बस उसी को बता सकते हैं। वो ये भी नहीं बता सकते कि आगे आप, जबकि दूसरे अवधि ज्ञानी आप 2 घंटा के बाद क्या सोचोगे वो भी बता देते हैं, आपने 6 दिन पहले क्या सोचा था वो भी बता देते हैं। लेकिन देशावधि आप उनके सामने बैठे हो, वो उस समय आप अगर पूछो कि मैं क्या सोच रहा हूँ तो वो बता देंगे। आंटी, आंटी मेरा क्वेश्चन है, ये एक लिखा है एक आंसर में, यह ज्ञान संखादी चिन्हों से उत्पन्न होता है, मतलब गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो ये जब अवधि ज्ञान चला जाता है, नहीं रहता है किसी के पास, तो चिन्ह भी हट जाते हैं क्या? वो आगे मैं इसलिए अभी नहीं बताई कि मैं देखी कि शायद पता नहीं आगे आता आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या, लेकिन मैं इसलिए अभी वो चीज ही नहीं लाई मैं कि हो सकता है ये आगे तो दे ही नहीं है, कुछ दिया ही नहीं इन्होंने किताब में, तो कुछ नहीं दिया। इसका उल्टा विभंगा अवधि, जो मिथ्या दृष्टि को अवधि ज्ञान होता है उसको विभंगा अवधि कहते हैं। मान लीजिए कोई सम्यक दृष्टि है, छायोपशमिक है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन हम सब जानते हैं कि छूट जाता है, दिन में हजारों बार छूटता और हजारों बार होता है, ये भी हम लोग जानते हैं। तो कोई अवधि ज्ञानी है और उसका सम्यक दर्शन छूट गया, किस कारण से छूटता है, तो आचार्यों ने कहा कि संक्लेश परिणाम कर लिया उसने, अब उसका सम्यक दर्शन छूट गया, तो वो चिन्ह भी गायब हो जाते हैं और उसकी जगह ये पशुओं के चिन्ह वहां पर बन जाते हैं और उससे उसको वहां पर विभंगा अवधि ज्ञान होता है। लेकिन मनुष्य और त्रियंचों को विभंगा अवधि ज्ञान की सीमा कितनी है, काल सीमा कितनी है, तो अंतर मुहूर्त इसमें दिया नहीं, मैं सोची पूरा अवधि ज्ञान के बारे में बहुत ही थोड़ा सा दिया है। उसकी काल की सीमा किसकी है, कितनी है, किसकी, त्रियंच की और मनुष्य को अगर अवधि विभंगा अवधि ज्ञान अगर होता है तो उसकी काल सीमा कितनी है, तो बोलते हैं कि अंतर मुहूर्त से ज्यादा विभंगा अवधि ज्ञान मनुष्य और त्रियंच में नहीं पाया जाता है। या तो उसको सम्यक हो जाएगा, यहाँ तक बताया कि वो चिन्ह मिट जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं, और अगर सम्यक दर्शन हो गया तो वो चिन्ह मिट करके शुभ चिन्ह बन जाते हैं, क्योंकि गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान उन चिन्हों के द्वारा ही, उन चिन्हों के पास जो आत्म प्रदेश हैं उन्हीं के द्वारा होता है। तब और लेकिन यही विभंगा अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट समय, उत्कृष्ट काल कितना है, कौन बताएगा? विभंगा अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट काल कितना है? 33 सागर। 33 सागर, क्योंकि 33 नरक सागर में, 7वें नरक में रहता है ना। हाँ, नरक, नारकी के चलते, देव के चलते तो नहीं है, देव के चलते तो विभंगा नहीं है ना। हाँ, देवता की तो विभंगा नहीं है ना, आपने विभंगा का पूछा। क्या बोले, देव का? देव की जो अवधि ज्ञान है वो विभंगा अवधि ज्ञान नहीं है ना, नहीं, वो तो नहीं 33 सागर वाला नहीं है विभंगावधि। बाकी जहां तक 9 ग्रेवेक तक तो विभंगावधि रह ही सकता है, क्योंकि उनको भाव प्रत्यय है, वहां सबको अवधि ज्ञान होना है, और 9 ग्रेवेक तक मिथ्या दृष्टि मुनि महाराज भी जा सकते हैं, तो वहां तक विभंगावधि 22 सागर, देवों की अपेक्षा 22 सागर तक रह सकता है, 22 ही होगा ना, 22 9 31 सागर तक, और उनके हाँ 9 ग्रेवेक तक, और नारकी के हिसाब से 33 सागर तक। लेकिन मनुष्य और त्रियंचों में अवधि ज्ञान अंतर्मुख से ज्यादा नहीं रहता है, विभंगा अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होता है। चलो और कुछ है कोई? आंटी है क्वेश्चंस और? हीरा आंटी। हाँ जय ललिता जी, एक तो जो आप बीच में आया ना कि तिर्यंचों के ये संगादि जो ज्ञान है, चिन्ह है,
तो त्रियंचों में भी वैसे चिन्ह, मनुष्य में तो ये सुना हुआ है कि भी स्वस्तिक के ऐसा कुछ बना हुआ है। बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, न तो मुख्तार जी ने इसको खोला, न धवला ग्रंथकार ने इसको खोल के बताया है, क्योंकि मैं अवधि ज्ञान का पूरा विषय पढ़ी हुई हूँ उसमें जैन सिद्धांत कोश में, लेकिन इन दोनों ने ही इस चीज का खुलासा नहीं किया कि त्रियंचों के भी ये चिन्ह होते हैं क्या। ऐसा कहीं खोल के कहीं लिखा हुआ, बस इन चिन्हों के द्वारा होता है, ये केवल लिखा हुआ है। तो मैं अपने मन से तो कैसे बोलूं जब लिखा है किस चिन्ह अच्छा, में लिखा एक यहाँ जो आया था, देशावधि भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय दोनों प्रकार का होता है। फिर लिखा है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि होता है। इसमें क्या फर्क, मैंने क्या फर्क हुआ समझ में नहीं आया। देशावधि ज्ञान, हाँ, भव प्रत्यय गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि देशावधि ज्ञान तो भव प्रत्यय गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है, लेकिन भव प्रत्यय ज्ञान देशावधि ही होता है। कहने का मतलब कि गुण प्रत्यय तो और भी ज्यादा होता है, सर्वावधि और परमावधि भी होता है, लेकिन भव प्रत्यय ज्ञान केवल देशावधि होता है। ठीक है। मंजू आंटी। हाँ ललिता जी, जैसे आपने अभी कहा था कि कोई मुनि महाराज को जो एकदम कम से कम सूक्ष्म ज्ञान होगा देशावधि, वो ये बता सकता है कि एक्सीडेंट होएगा, तो वो इतने एक्सीडेंट तो उसका बहुत देरी बाद होगा, पर काल का जो ये है वो तो बहुत सूक्ष्म है, तो उतनी देर में वो कैसे बताएगा। तो इसका ये हो सकता है क्या कि बस खाली उनको क्षयोपशम है, कुछ बता थोड़ी पा सकेंगे वो, खाली बस उनको अवधि ज्ञान का क्षयोपशम है। नहीं बताएंगे, बताने का तो होगा ही ना। है ना, जब आप मौनी महाराज के बात बैठे हैं, उनको कुछ भी आपके प्रति नहीं हुआ, ठीक है, आप खड़े हुए और जैसे खड़े हुए उनको उनका क्षयोपशम उस समय आत्मा के प्रदेशों से हो गया, वहां के चिन्ह के प्रदेश से, वहां आत्मा के प्रदेश से हो गया कि चौखट के बाहर जा रही हैं, गिर जाएंगी। आपके बैठे होने में नहीं हुआ उनको। चौखट के बाहर का तो समय बहुत दूर का है ना, मतलब जगह स्थान हो गया, क्षेत्र बहुत दूर हो गया ना चौखट का बाहर। तो नहीं, आप चौखट के पास खड़ी और बाहर पैर रख रही हैं, है ना, तो बाहर पैर रख रही, उतनी में वो बोल पड़े कि आप तो मतलब आप ठीक से जाइएगा, आप बाहर गिर जाएंगी, बाहर होते ही मतलब तो वहीं पे गिर जाएंगे, उनको बाहर का तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं बाहर का नहीं, वहीं आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ये वो बोल सकते हैं। हाँ, वहीं पे हो जाए, क्योंकि दूर जाके तो उनका क्षेत्र का तो क्षेत्र नहीं, वो साफ बोल देते हैं। अगर आप पूछो कि महाराज जी मैं बाहर निकलूंगी, मुझे टैक्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कहेंगे मेरा अवधि ज्ञान इतना नहीं है, मैं नहीं बता सकता। मतलब अभी तुम्हारे अंदर में क्या, वो बस उसी समय का बता सकते हैं। उसी समय का, उन्हीं के पास के क्षेत्र का, उन्हीं के पास के परिणाम का, सब उतनी सी दूर में समझिए बता पाते हैं। नहीं तो मैंने सोचा कि क्या पता खाली अवधि ज्ञान क्षयोपशम के तरह से बताए। अब द्रव्य है, जैसे द्रव्य मोटा जान रहे हैं, वो ये कहेंगे कि आप बाहर चौखट की बाहर निकलेंगी, चौकी से टकरा जाएंगी, वो चौकी उनको दिख जाएगी, चौकी बहुत बड़ी है। ये जगन्य वाला तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को होता है ना, मुनि महाराज को थोड़ी होता है। एक बात अभी यही तो मैं बोली थी कि ये तो सबको, जब मुनि महाराज भी तो चतुर्थ गुण स्थान में रह सकते हैं ना, नहीं, जब गृहस्थ को हो रहा है तो मुनि महाराज को हो ही सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि मुनि महाराज को बड़ा ही होना जरूरी है, कोई तो ऐसा तो कहीं जगन्य से मध्यम आ जाए। नहीं ऐसा कहीं जगन्य से मध्यम नहीं हो जाएगा। आज गृहस्थ को आके कौन पूछेगा भैया हमको ऐसा होने वाला, हम कहाँ जानेंगे, हम तो मुनि महाराज के पास जाके पूछते हैं ना। तो इसलिए गृहस्थ वाला तो किसी के पास आप चला के कुछ बोल दे, भाई तुम जा रहे हो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, वो एक अलग बात है। तो अपने लोग कह देते हैं इसको थोड़ा है, इसको बाहर की चीज दिखती है, इसको आगे की चीज दिखती है, कौन जानता है कि इनको अवधि ज्ञान है ना। संयत असंयत के तो कोई समझ में नहीं आता, महाराज कुछ बोलते हैं तो अपने को लगता है कि अवधि ज्ञान है। दीदी हमको ना 160 नंबर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट नहीं समझ में आया। 160 क्वेश्चन का 160 नंबर क्वेश्चन का अभी जो आपने बताया था ना, और उसके आगे भी लास्ट पार्ट। हाँ, ये अभी हीरा जी ने पूछा था, इसमें लिखा हुआ कि देशावधि ज्ञान तो समझ में आ गया, उसके बाद का भी जघन्य देशावधि, यहाँ से
हाँ हाँ हाँ, जघन्य देशावधि ज्ञान संयत, संयत में सब आ गए, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां सभी गुणस्थान। ऐसा नहीं है कि कोई मुनि बन गए हैं तो उनको उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होगा, ये शर्त कहीं किसी आचार्य ने नहीं रखी, या सर्वावधि होगा या सर्वावधि परमावधि में तो शर्त रख दी कि जो उसी भाव से मोक्ष जाएंगे उनको होगा। अब कोई मुनि महाराज है, उनको अवधि ज्ञान हो गया तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको उत्कृष्ट हो, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज के लिए तो विशुद्ध परिणाम चाहिए ना। तो ये कहीं नहीं लिखा कि महाराज को विशुद्ध परिणाम हो ही जाएगा, महाराज को उत्कृष्ट देशावधि हो ही जाएगा, उनको भी जघन्य अवधि ज्ञान रह सकता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं, जघन्य देशावधि ज्ञान के स्वामी कौन है, कौन किसको हो सकता है, तो बोलते संयत, संयत में सब आ गए। देशावधि 12वें गुण स्थान में चारों ज्ञानावरण का क्षय होता है, तो वहां तक रहता है, तो वो इसलिए संयत हो गए वो छठे से लेके 12वें तक के, और असंयत हो गए चौथे गुण स्थान वाले। तो मनुष्यों के लिए कहा कि मनुष्य में किसको हो सकता है, तो कहते असंयत को, और छठे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान वाले को भी हो सकता है। उसमें देश संयत भी आ गए। कहने का मतलब भाव प्रत्यय, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, जघन्य अवधि देशावधि ज्ञान चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक हो सकता है। त्रियंचों को भी दिया है। हाँ, लेकिन त्रियंचों को किसको होगा, वहां पर त्रियंचों को, ये त्रियंच सम्यक दृष्टि है ऐसा कुछ पता नहीं चलता ना उनका। तो जो त्रियंच वो सूखे पत्ते बोलते हैं ना, अपने लोग के प्रथमान योग में आता, आप लोग ज्यादा जानती हैं, पत्ते खाने लग जाते हैं, हाँ। धूप में गर्म पानी पीने लग जाते हैं। हाँ। तो कहते वो कोई बेचारे बोल के थोड़ी ले रहे हैं प्रतिमा वगैरह कुछ भी, लेकिन उनका आचरण चूंकि है संगी, इसलिए अंदर से तो उनको विवेक है, पर उनको तो अनक्षरात्मक है ज्ञान, अक्षरात्मक ज्ञान तो है नहीं। तो वो तब उनका तो 5वां गुण स्थान पता चलेगा ना, चौथा तो पता ही नहीं चलेगा। तो त्रियंच को किसको होगा, तो बोलते हैं 5वें गुण स्थान वर्ती को होगा, जिसका 5वां गुण स्थान हो जाएगा। और अगर बोलते फिर अगली लाइन है, उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान किसको होगा, तो बोलते वो संयत को ही होगा, यानी मुनि महाराज को ही होगा। देश संयत भी नहीं लिखा है, संयत लिखा है। ठीक। कुसुम आंटी। हाँ, जय जिनेंद्र, ललिता जी धोख देती हूँ, जय जिनेंद्र। थोड़ा लेट आज एंटर की हूँ। हम ये बोल रहे थे कि ये जो अपन बोल रहे हैं कि मुनिराज ये बता देते हैं, इसमें अवधि ज्ञान की क्या जरूरत है, मतलब ऐसे ही मुनिराज बहुत जने बता देते हैं अभी भी अपने। देखिए ऐसे बता देते हैं, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे ना विधर्मी जो साधु सन्यासी हैं। ऐसे नहीं, हमारे दिगंबर साधु बिना मैं बताना, के, सुनिए ना, मैं बताना जो चाह रही हूँ, मैं समझ गई आपकी बात, वो भी बता देते हैं। बताना कुछ और बात है, अवधि ज्ञान होना एक अलग बात है ना। कई लोग है ना लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, है ना। हम लोग की सास लोग लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, क्या रुपया पैसा का हिसाब करती थी। तो कोई ये अन्य लोग बता देते हैं, इसका मतलब अवधि ज्ञान नहीं हुआ। अवधि ज्ञान एक अलग चीज है, अवधि ज्ञान का क्षय उपशम अलग चीज है। और ऐसे कोई लोग बता देते हैं, उनका अपना रहता है बताने का। उनको निमित्त ज्ञान से बता देते होंगे, निमित्त ज्ञान से बता सकते हैं आज वाले साथ। निमित्त ज्ञान भी रिधिधारी मुनि महाराजों को ही होता है, लेकिन उस दिन अपने बात करे थे ना कि किसी वस्तु के निमित्त से कुछ बता देते हैं, जो कि आजकल भी होता है। जैसे अभी सुभाष माता जी ने मुझे एक बार कहा, ठीक से जाना तेरा पैर का एक्सीडेंट होगा, तेरे पैर की हड्डी टूटेगी। तो मैंने कहा माता जी मेरे तो हड्डी अभी जुड़ के आई हूँ, मैं तो पट्टा खोली हूँ यहाँ आकर के सिकट जी में, और रियल में घर पहुंचते ही ठोकर लगी, फ्रैक्चर हुआ पैर में। ऐसे विमल सागर जी महाराज ने एक बार कहा था, बेटा पट्टा खोल दे, पेट एकदम ठीक है, तुम्हारी हड्डी जुड़ गई, जाओ पहाड़ पे। और मैं सोची कि कैसे खोलूं, अभी 3 सप्ताह का पट्टा है। नहीं, बोला नहीं ठीक है, जाओ तुम्हारी हड्डी जुड़ गई। मतलब ये जनरल बात बता रही हूँ कि आज में साधु मुनि हारिका ऐसे अपने को बता देते हैं, तो किस ज्ञान के आधार पे बताते हैं? नहीं, ज्ञान क्या नहीं, देखिए ये सीधी सी बात है, जितने विशुद्ध परिणाम होंगे ना, आज आप क्यों मुनि महाराजों को लेते, चूंकि यहाँ तो देशावधि ज्ञान इसको भी बता रहे हैं ना, सावकों को भी बता रहे हैं। तो बहुत गृहस्थ इतने साफ सुथरे मन वाले होते हैं, उनका मन का शीशा एकदम साफ होता है, उनको कई बार चीजें दिख जाती है, ऐसा होने वाला है।
तो ये निमित्त ज्ञान हो गया, एक प्रकार का निमित्त, अच्छा निमित्त ज्ञान हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको अवधि ज्ञान है। क्योंकि अभी तो अवधि ज्ञान अलग होता नहीं है ना, इसलिए अवधि ज्ञान शास्त्र के हिसाब से। अभी कहीं कहाँ पढ़ा था कि कहाँ लिखा हुआ है कि कहाँ पढ़ा कि ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अवधि ज्ञान पंचम काल में नहीं होता है। कल की उपकल की में एक एक को होता है, कितना 1000 में 1000 में एक को होता है, 21,000 वर्ष के। वो कुल कल की उत्कल के अलावा की बात है भैया, कहीं पढ़े हैं अभी? नहीं, ऐसा वर्णन पढ़ा हुआ है कि 21,000 वर्ष काल में 1000 में एक को अवधि ज्ञान होगा। वो तो कल की उत्कल की बात दूसरी हो गई। देखिए ना कि मतलब नकार नहीं सकते, होता नहीं है, क्योंकि इतने विशुद्ध परिणाम पाए नहीं जाते हैं। और बाकी जो ये कह रहे हैं जैसे विमल सागर जी का, सुपार्श्वती माता जी का, इनका निमित्त ज्ञान बहुत अच्छा था। हाँ, बताया भाई, एकदम सही बात जो बोला, एकदम सही। और ऐसे पुराणों में तिरिंजों का पढ़ते हैं, बहुतों का वर्णन है। आदिनाथ भगवान के यशोधर चारित्र में पढ़ोगे तो उनको कितना वो जाति स्मरण है, लेकिन वो जाति स्मरण है अवधि ज्ञान में। समूर्छन त्रियंजो कोई होता है। हाँ, पंचेंद्रिय संगीत त्रियंजों को, समूर्छन जीवों को, गर्भज को, समूर्छन जीवों को भी हो जाता है, समूर्छन जीवों को होता है। सब ज्ञान का क्षयोत्सव है भाई। विशुद्धि का, ज्ञान का क्षयोत्सव नहीं है, विशुद्धि के साथ में ज्ञान का क्षयोत्सव। विशुद्धि होने से बढ़ती है ज्ञान होता है, विशुद्धि की बात है यहाँ पर। ज्ञान का क्षयोत्सव नहीं कहेंगे। ज्ञान का क्षयोत्सव में निमित्त क्या है, किस कारण से ज्ञान का क्षयोत्सव? क्योंकि विशुद्धि बहुत है। हाँ, विशुद्धि और लेश्या स्थान दो इसमें चलता है। लेश्या स्थान लेश्या स्थान तो सबसे जरूरी है। ललिता आंटी, जय जिनेन। मेरा क्वेश्चन था, जैसे अवधि ज्ञान मतलब जिसके होता है वो खुद के लिए भी जान सकता है? कुछ भी ऐसा पढ़ने को नहीं मिला, न तो ये मिला कि जान सकता है, न ये मिला कि नहीं जान सकता है, दोनों ही चीज नहीं मिली। अगर खुद के लिए जानेगा तो कभी मतलब समझिए उसका कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो वो तो उसका उपाय या कुछ वैसे कर लेगा या कुछ। एक बात ये जरूर है कि कोई भी मुनि महाराज, गृहस्थ की बात नहीं, कोई भी मुनि महाराज अपने लिए अगर काम में लेते हैं तो वो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, उसी समय मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। फिर वो उनका तो अपने ज्ञान हो रहा है उनको, अपने लिए अगर लेते हैं काम में, मान लो उनको है बहुत अच्छा अवधि ज्ञान है, उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान है, और वो अपने लिए उन आत्म प्रदेशों को लगाकर अगर जानना चाहेंगे, तो आचार्यों का ये कहना है कि किसी तरह की रिद्धि, किसी तरह का अवधि ज्ञान, किसी तरह का मना पर्याय ज्ञान अगर कोई मुनि महाराज अपने लिए लगाते, अपने भले के लिए लगाते हैं, तो उनका गुण स्थान नीचे हो जाता है। इसलिए अपने लिए लगाते ही नहीं है। लगाने के लिए प्रयास करना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है? नहीं, अवधि ज्ञान के लिए प्रयास लगाना पड़ता, अवधि ज्ञान प्रयास करना पड़ता। हाँ, जहाँ जहाँ चिन्ह होते हैं, उस चिन्हों पर जो आत्म प्रदेश होते हैं उनके द्वारा ही जाना जाता है, उनके द्वारा लगाते। देखिए इनका भी आता है ना, अपने भगवान जब जन्म लेते हैं आता है ना कि इंद्र वहां बैठे हुए अवधि ज्ञान लगाया और उससे जाना कि यहाँ भगवान जन्म ले लिए हैं, तो चार कितना डग चल के वो नमस्कार करता है। इनका भी आता है तीर्थंकर के माता पिता का, माता जब जाके पूछती है 16 स्वप्न का अर्थ पूछती है तो अवधि ज्ञान लगाते हैं पिता, अवधि ज्ञान लगा के तब बताते हैं। देखिए वो गृहस्थ अवस्था में है, चौथा गुण स्थान है, और लेकिन उनको अवधि ज्ञान है, वो लगा करके बताते हैं, तो अवधि ज्ञान लगाना पड़ता है। ये व्यंजन पर्याय क्या होती है, मतलब जैसे द्रव्य की व्यंजन पर्याय? अर्थ पर्याय हमेशा है ना, अर्थ पर्याय जैसे भात से जो चावल से जो भात बन रहा है, प्रत्येक क्षण बन रहा है, उसको कोई नहीं जान पाता, उसको कहते हैं अर्थ पर्याय। जो जानने में नहीं आती है उसको अर्थ पर्याय। वही चावल जब भात बन जाता है तो हम लोग जान जाते हैं कि भात बन गया है ना, ये भात बनना व्यंजन पर्याय है। लेकिन प्रति समय जो वो भात बना है वो नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहलाती जो जानने में नहीं आती है, जो सूक्ष्म होती है, वो जो समयवर्ती होती है, वो अर्थ पर्याय है। जो हम लोगों के ज्ञान का विषय नहीं है वो अर्थ पर्याय है, जो हमारे ज्ञान का विषय है वो व्यंजन पर्याय है। ठीक है आंटी, थैंक यू आंटी। टाइम हो गया, बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है।
चलो श्रुति आंटी आप करेंगे? मधुनी कर दे, मधुनी आई है। एक मधु दी। मधु। हाँ माँ। हाँ शुरू करते हैं। आलस्य तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। आलस्य तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, आगम पढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, आगम पढ़ो। आगम पढ़ो, आगम सुनो, आगम गुणो, आगम लिखो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, आगम पढ़ो। भगवान जैसे तुम भी हो बतला रहा, आगम तुम्हें। भगवान जैसे तुम भी हो बतला रहा, आगम तुम्हें। पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुम्हें। पर मोह निद्रा मग्न सोते, काल बहु बीता तुम्हें। तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने का झंझट छोड़ दो। तुम हो अजर, तुम हो अमर, मरने का झंझट छोड़ दो। पाओगे अपना रूप जग का, प्रेम बंधन तोड़ दो। पाओगे अपना रूप जग का, प्रेम बंधन तोड़ दो। कर्म क्षय हो करो यतन, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, आगम पढ़ो। जिस धाम से फिर ना गिरो, उस धाम के लिए चल पड़ो। जिस धाम से फिर ना गिरो, उस धाम के लिए चल पड़ो। होगा न फिर आवागमन, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो। होगा न फिर आवागमन, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, आगम पढ़ो। होगी समन ये सर्वदा जो जन्म बंधन की व्यथा। होगी शमन ये सर्वदा जो जन्म बंधन की व्यथा। करिए श्रवण गणधर वचन, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो। करिए श्रवण आगम गणधर वचन, आगम पढ़ो, आगम पढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, आगम पढ़ो। कर लो करण ये जिन वचन होगा, अनंत मिथ्या हनन। कर लो करण ये जिन वचन होगा, अनंत मिथ्या हनन। सम्यक्त्व का फिर हो उजाला, सम्यक्त्व का फिर हो उजाला। आगम पढ़ो, आगम पढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा, आगम पढ़ो। जिन श्रुत के उत्तम अक्षरों से अध्यवसाय पूर्वक पठन से, जिन श्रुत के
जिन श्रुत के उत्तम अक्षरों से अध्यवसाय पूर्वक पठन से निश्चय बढ़ाए विशुद्धि पारा, निश्चय बढ़ाए विशुद्धि पारा। आगम पढ़ो आगम पढ़ो, आगम पढ़ो आगम पढ़ो, सुख शांति का भंडार तुम में है भरा। आगम पढ़ो, आओ नमन करे मन वचन से, काय और विशुद्ध हृदय से। आओ नमन करे मन वचन से, काय और विशुद्ध हृदय से। साष्टांग नमन जिन वाणी माँ को, साष्टांग नमन जिन वाणी माँ को। आगम पढ़ो आगम पढ़ो, सुख शांति का भंडार तुम में है भरा। आगम पढ़ो, आलस्य तज कर आत्म उन्नति के लिए आगे बढ़ो। सुख शांति का भंडार तुम में है भरा। आगम पढ़ो, सुख शांति का भंडार तुम में है भरा। आगम पढ़ो। जिनवाली माता की जय।